नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप या कि एवीएन ऑफ हिप के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप या कि एवीएन ऑफ हिप के बारे में। एवीएन ऑफ हिप एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और कोविड के बाद तो ये बहुत कॉमन हो गई है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले इस वीडियो में बताऊंगा कि एवीएन के कॉजेज़ क्या होते हैं। सेकेंड, आपको बताऊंगा कि एवीएन ऑफ हिप होने के लक्षण क्या होते हैं, और तीसरा आपको बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों, एवास्कुलर नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? हमारा जो हिप जॉइंट होता है, उसका जो बॉल होता है, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ही पतली नसों के थ्रू जाती है। कभी कभी क्या होता है, ये जो नसों के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसके बंद होने की वजह से वहाँ का जो बॉल है, बॉल की डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। बिकॉज ये लैक ऑफ ब्लड की वजह से नेक्रोसिस हुई है, इसे एवास्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। इसके जो प्रमुख कारण होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है हिप में चोट लगना। कभी कभी फ्रैक्चर डिस्लोकेशन ऑफ हिप या फिर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर या फिर हिप के अंदर और कोई चोट लगने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है और उसकी वजह से जो बॉल है वो नष्ट हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है यंग लोगों में। नंबर 2 जो कॉज होता है वो होता है अल्कोहल या कि शराब का अधिक सेवन। जो लोग बहुत ही लंबे टाइम तक डेली शराब पीते हैं या बहुत हैवी अमाउंट तक शराब पीते हैं 10-12 साल तक, उनके हिप के अंदर बॉल के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। रिसर्च ये कहती है कि ये होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। हमारे जो बॉडी है वो फैट को कैसे कंट्रोल करती है, उसके अंदर चेंज आने लग जाता है, उसकी वजह से ये हिप खराब हो जाता है। थर्ड होता है स्टेरॉयड इंटेक। दोस्तों, कोविड के टाइम पे लाइफ सेविंग तरह से बहुत लोगों को स्टेरॉयड दिया गया और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो एवीएन के रेट हैं ये पोस्ट स्टेरॉयड कोविड के बाद बहुत बढ़ गए हैं। उसके साथ साथ में कुछ लोगों को न्यूरो की प्रॉब्लम या कि स्किन की प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर हमें स्टेरॉयड देने की डॉक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है। उसी का एक साइड इफेक्ट होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस। कुछ लोगों को बिना किसी रीज़न के भी एवीएन हो जाता है और वो बिना ऐसे हम ढूंढने से भी हम पा नहीं पाते हैं कि क्यों ये एवीएन हुआ। उसे कहते हैं इडियोपैथिक एवीएन, जिसका कोई कॉज नहीं है। उसको छोड़ के और भी रेयर कॉज होते हैं, जैसे केसन्स डिजीज जो कि डाइवर्स को होती है, और कुछ ब्लड की दिक्कतें, पर ये बहुत कम लोगों में होता है। तो मोटा मोटी ये जो प्रॉब्लम होती है आइदर इंजरी की वजह से होती है, अल्कोहल अब्यूज़, स्टेरॉयड अब्यूज़ या फिर इडियोपैथिक। दोस्तों, एवीएन की जो प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादातर 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में देखी जाती है। कभी कभी 30 से कम भी होती है, बट मोस्ट कॉमनली 30 से 50 साल के लोगों के अंदर देखी जाती है। ये प्रॉब्लम पता कैसे चलती है? लोगों को सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो होती है चलने में पेन और हिप की रोटेशन में पेन। जब स्टेज धीरे धीरे बढ़ती है तो थोड़ा सा लंगलापन और थोड़ी सी चाल में लचक भी आ जाती है, बट जो पहला सिम्टम होता है वो हमेशा पेन ही होता है। अर्ली स्टेजेस में एक्सरे कराने से इसमें कुछ पता नहीं चलता और हमें अर्ली स्टेजेस में ही अगर पकड़ना है बीमारी को तो एमआरआई ही करनी पड़ती है। दोस्तों, जो इसकी स्टेजिंग होती है, जो कौन सी स्टेज में एवीएन है, उसके लिए जो सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन है उसे बोलते हैं फिकेट एंड आर्लेट क्लासिफिकेशन। इसके अंदर स्टेज 1, 2, 3 और 4। स्टेज 1 हुई अर्ली एवीएन और स्टेज 4 हुआ जहाँ पे आपका हिप जॉइंट बिल्कुल नष्ट हो गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ कि अलग अलग स्टेज में क्या ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, मोटा मोटी स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसे कहते हैं कोर डिकम्प्रेशन, और उसके साथ में कुछ मेडिसिन देना। जितना जल्दी हम इसको पकड़ें और जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें उतना पेशेंट के लिए बेहतर होता है। अगर कोई किसी को अर्ली 1 या 2 का एवीएन है और उसके साथ में स्टेरॉयड चल रहा है या अल्कोहल का अब्यूज़ है, जैसे ही हम उसे बंद कर दें और कुछ दवाइयाँ दे दें तो ये इसका रिवर्सल भी होने का चांस अच्छा होता है। यंगर एज में खासकर ये अच्छा रेट होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर हम इसके अंदर एक माइनर सर्जरी करते हैं जिसे कोर डिकम्प्रेशन कहा जाता है। इस सर्जरी के अंदर हम आपके हिप जॉइंट के अंदर जो एरिया का बोन खराब हो गया है
उसके अंदर मल्टीपल होल्स बनाते हैं ताकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो सके। उसके साथ में हम उस एरिया के अंदर स्टेम सेल या पीआरपी इंजेक्शन भी देते हैं। स्टेम सेल्स या पीआरपी इंजेक्शन देने से वो जो खोखला एरिया है जिसके अंदर हमने बार बार होल्स किए हैं उसके अंदर नया हड्डी और नई हड्डी के बनने का स्टिमुलेशन मिलता है। और उसके साथ में हम कुछ मेडिसिन भी देते हैं जिससे कि स्टिमुलेशन मिले। जैसे मैंने कहा, अर्ली अगर हम इसे पकड़ लेते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो रिजल्ट अच्छे हैं। प्रॉब्लम आती है जब हमें इसे लेट पकड़ते हैं और लेट स्टेज 2 या स्टेज 3 या स्टेज 4 एवियन हो गया है। नॉर्मली जो एवियन होता है दोनों हिप्स में ही देखा जाता है। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें जनरली एक स्टेज में एक हिप में बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और एक हिप में कम होता है। मोस्ट कॉमनली एक हिप में स्टेज 3 होता है और दूसरे हिप के अंदर स्टेज 2 होता है। तो नॉर्मली हम लोग स्टेज 3 वाले हिप को बचा नहीं पाते, प्रिजर्व नहीं कर पाते, बट हम स्टेज 2 को प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 के अंदर जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है हिप रिप्लेसमेंट या कि हिप जॉइंट को बदल देना। दोस्तों, ये एवियन होता बहुत यंग एज के अंदर है, तो लोगों के मन में डर रहता है कि अब मेरा अगर हिप चेंज हो गया तो मेरी लाइफ बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए, मैं चल पाऊंगा कि नहीं, नीचे बैठ पाऊंगा कि नहीं, बाइक चला पाऊंगा कि नहीं। और ऐसे बहुत सारे सवाल लेके लोग मेरे पास आते हैं, जो कि उनका राइट भी है क्योंकि वो एंशियस होते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, बट इमरजेंसी नहीं है। हमको आपकी प्रॉपर कंडीशन देख के अच्छी प्लानिंग करके अगर हम सर्जरी करें तो आपकी हिप ठीक हो जाएगी और आप एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बोलता हूँ कि ब्रिटिश हिप गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम आज की गाइडलाइंस देखें तो ऑपरेशन के बाद किसी प्रकार का रेस्ट या कोई प्रकार की मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ को परमिट नहीं किया जाता है। तो आप जो भी लाइफ के अंदर करना चाहें वो कर सकते हैं। हमारी जो भारतीय लाइफस्टाइल है और जो बाहर की लाइफस्टाइल है उसमें कुछ फ़र्क है। जैसे हम नीचे बैठ के पूजा करते हैं, गांव के लोग अभी भी इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, आलती पालती मार के बैठते हैं। तो इसके बारे में लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि हम ये सब कर पाएंगे कि नहीं। आज के टाइम में हमारे पास जो हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स है उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि हम आपको नीचे बैठा सकें, बाइक चलवा सकें, दौड़ने में अलाउ कर सकें और बाकी सब काम भी कर सकें। पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ लोगों के लिए, तो हम अगर ऐसा हिप कर दें कि वो नीचे नहीं बैठ पाएँ तो उनकी लाइफ बहुत अधूरी लगती है उनको। तो हम ये सब हर समय सोचते हैं ऑपरेशन करने के टाइम में। दोस्तों, बेसिकली हिप रिप्लेसमेंट में अब जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ है वो है लार्जर हेड्स और दूसरा होता है डुअल मोबिलिटी। तो जो लार्जर हिप हेड्स आजकल आ गए हैं उसके अंदर जो रोटेशन होती है और जो जंप डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है डिसलोकेशन के लिए कि हम बहुत कंफर्टेबली पेशेंट्स को बोल पाते हैं कि आप नीचे बैठिए। ऑल्दो इसमें 6 मंथ्स लग सकते हैं सर्जरी के बाद, बट मोस्ट ऑफ हमारे पेशेंट नीचे बैठ के अपना काम कर पाते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनका न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं या जिनका मोटापा बहुत अधिक होता है उनको कभी कभी हम मना करते हैं नीचे बैठने के लिए, बट एक नॉर्मल फिट इंसान को हम नीचे बैठने मना नहीं करते। बहुत लोग मेरे पास आते हैं ये पूछने के लिए कि हम डुअल मोबिलिटी हिप करवा लें तो क्या हम नीचे बैठ पाएंगे। दोस्तों, डुअल मोबिलिटी हिप अच्छा हिप है ज़रूर, बट यंगर एज में मैं उसे प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि डुअल मोबिलिटी हिप उसी में करना है जिसके अंदर हम बड़े हेड नॉर्मली ना लगा पाएँ। अगर नॉर्मली हम एक 32-36 हेड लगा रहे हैं और उसमें अगर हम आप नीचे बैठ को अलाउ कर दें तो वो एज गुड एज डुअल मोबिलिटी होता है और उसके साथ में उसकी जो लाइफ होती है इम्प्लांट की वो भी ज़्यादा चलती है। हम देखते हैं कि अभी पर हमारे पास जो ऑक्सीनियम और सेरामिक इम्प्लांट्स आते हैं, जो हेड्स आते हैं, वो आराम से 30 to 40 ईयर्स चल जाते हैं। तो एक बार सर्जरी हुई तो मोस्ट ऑफ हमारी लाइफ उसमें कवर हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, एवास्कुलर नेक्रोसिस के जो भी कॉज हो उसका ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है हमारी स्टेज में और अर्ली डायग्नोसिस में। तो हमें कोशिश करना है कि अगर हमें हिप पेन है और हमको कोई ये प्रीवियस हिस्ट्री है स्टेरॉइड या अल्कोहलिज्म की, तो हमें ध्यान लेके अपनी एमआरआई फटाफट करानी है और जो भी हम इनटेक कर रहे हैं उसे बिल्कुल तुरंत ही बंद कर देना है। अगर एमआरआई के अंदर स्टेज 1 या स्टेज 2 आती है तो हमारी किस्मत अच्छी है, हमको छोटी सी एक सर्जरी करानी है और हमको कुछ दवाइयाँ लेनी है। स्टेज 3 और स्टेज 4 अगर आता है तो हमको हिप रिप्लेसमेंट करवाना है और अच्छी जगह से कराना है, अच्छा इम्प्लांट लगवाना है ताकि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। एवास्कुलर नेक्रोसिस का ट्रीटमेंट इट इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल और ये कम्प्लीटली ठीक हो जाता है।
इग्नोर करने से कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ लाइफ हो जाता है और बहुत पेन में रहता है इंसान, तो मैं आपको वो कहूँगा कि इसे अवॉइड करें। अगर एवियन के बारे में आपको और कोई जानकारी लेनी है या आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कमेंट्स में कुछ पूछना है तो हम उनका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। नमस्कार दोस्तों।